हम ले रहे हैं मॉडल्स। ओके, पहली बात तो स्पेलिंग पर ध्यान दें। दिस इज MODAL। एक स्पेलिंग और होती है MODEL। ये जो मॉडल शब्द होता है, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी 2017 मॉडल है, इसका मतलब क्या हुआ? तो गाड़ी 2017 में बनी हुई है। थोड़ा सा मजाक के अंदाज में कहें तो किसी का जन्म 2015 में हुआ है तो 2015 मॉडल गाड़ी हुई। ठीक है, 2015 मॉडल गाड़ी हुई। इस नीचे वाले मॉडल की बात कर रहे हैं। जो हमारे मॉडल्स हैं वो है MODALS। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है। तो देखो, उससे पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, दैट इज ऑक्सिलियरी। प्रोनाउंस करके दिखाना इसको। ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक, जो मदद करे। किसकी मदद करे? वर्ब की मदद करे। ऑक्सिलियरी जो वर्ब की मदद करे, उसका अर्थ निकालना। मदद किस चीज में करनी है? उसका अर्थ निकालने में मदद करनी है। अब ऑक्सिलियरी में दो चीजें हो गई। एक तो होती है जी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते ही हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो भी ऑक्सिलियरीज होती हैं। इसको शॉर्ट में हम HV भी लिख सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल बताना हेल्पिंग वर्ब्स के। स्टार्ट से लोगों, शुरू से। सबसे पहले क्या ले लें? डू और डज, और इसके आगे चलते जाइए। इज एंड आर हैज हैव हैज बीन हैव बीन, उनको मैं नहीं लिख रहा एक बार के लिए। और आगे डिड, आगे was were और had been को नहीं ले रहा, और shall will। ओके, ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दूसरी ऑक्सिलरी होती हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल। इनका पूरा नाम बोलें तो मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या बोला जाता है? मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको इनसे अलग क्यों रखा, ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। भी कुछ तो फर्क है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनमें और मॉडल्स में, इनके व्यवहार में कुछ तो फर्क है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। सबसे पहले मॉडल्स के कुछ एग्जांपल्स बताएं। कैन है, और किसी का पास होता है could, ये है, किसी का पास होता है might, और shall, will, should, would, must, और ought to, OUGHT, ought to। ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जिनको हम सिर्फ मॉडल्स भी कह देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखिए, इन्हीं की बिरादरी की कुछ एक है तो वो मॉडल्स ही, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटीज मॉडल से जरा सी अलग है, इसलिए वो पूरी तरह से मॉडल्स नहीं। सेमी मतलब आधी अधूरी है। जैसे एक तो फाइनल होता है ना, फाइनल, और एक होता है सेमी फाइनल। तो इनको बोलते हैं सेमी मॉडल्स। वो कुछ मामलों में मॉडल से थोड़ी सी अलग हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल। ये है सेमी मॉडल, यानी इनके कुछ व्यवहार मॉडल से थोड़े से अलग हैं। कौन कौन सी सेमी मॉडल्स हैं? यानी शॉर्ट में देखें तो एन, डी और यू, एन डी यू। तो पहला है नीडंट,
didn't, daren't, used to, ये तीनों क्या हैं? सेमी मॉडल्स हैं। ये तो हमने देख लिया कि ऑक्सिलरीज होती हैं, यानी वो वर्ब की मदद करती हैं, सहायता करती हैं, इसलिए उनको ऑक्सिलरीज कहा जाता है। और टेंस में यूज होती हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। और ये जो है इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज में यानी मॉडल्स में क्या फर्क है। तो सब्जेक्ट के बारे में तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, और वो है एन, पी और जी, जेंडर। एन, पी और जी। नंबर से मतलब क्या हो गया कि वो एक है या एक से ज्यादा है। इसमें चीज एक है तो वो एक वचन है। एक वचन को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, सिंगुलर। और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। प्लूरल वो प्लूरल है। ये तो होगी बात नंबर, सब्जेक्ट का नंबर, मतलब वो एक है या एक से अधिक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो कोई एक एग्जांपल दें जो सिंगुलर हो। क्या था? बॉय। ओके, और एक गर्ल, एक और रूम कह सकता हूँ मैं, रूम, एक रूम। ओके, अब बात आती है प्लूरल की, यानी एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा है लड़का तो बॉयज, एक से ज्यादा लड़की है तो गर्ल्स, एक से ज्यादा कमरे हैं तो रूम। ये कंसेप्ट आपके समझ आ गई कि सब्जेक्ट का जो नंबर है उसका क्या मतलब है। अब हम चलते हैं पर्सन। पहले बोलना पर्सन की क्या होगी? पर्सन। पर्सन मतलब वो कौन है। पर्सन से अभिप्राय ये होता है कि क्या वो बात को बोलने वाला है या सुनने वाला है या उसके बारे में बात हो। ठीक है, ये होता है पर्सन। इसलिए इंग्लिश में तीन तरह के पर्सन होंगे। यदि वो बोलने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। यदि वो बोलने वाला है तो वो होगा फर्स्ट पर्सन। यदि वो सुनने वाला है तो क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। और यदि वो है जिसके बारे में बात हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद को क्या कहूँगा? आई। आई। और बोलने वाले एक से ज्यादा है तो वो खुद को क्या कहेंगे? वी। यानी फर्स्ट पर्सन हो गए एक तो आई और एक वी। अब आई के अंदर माई और मी शामिल है, वी के अंदर ओवर और अस शामिल है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन हो गए। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है। अब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं क्या कहूँगा? यू। आप बोल रहे हो, मुझे क्या कहोगे? यू। ठीक है, तो मैं आपको यू बोल रहा हूँ, यानी एक से ज्यादा हो तो भी यू और एक हो तो भी यू। तो आप इंग्लिश को इसलिए रूखी भाषा भी कह देते हैं कि देखो जी, एक है तो भी यू, एक से ज्यादा है तो भी यू, बड़ा है तो भी यू, छोटा है तो भी यू, है ना। पिता अपने बेटे को भी यू बोलेगा, यू आर ए गुड बॉय, है ना, तुम एक अच्छे लड़के हो। और बेटा अपने पिता को बोलेगा, यू आर ए गुड फादर, यू आर द बेस्ट फादर। कभी बोला कि अपने फादर को ऐसा? कभी बोल के देखना, अच्छा लगेगा। पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, हर एक के पापा उनके लिए बेस्ट ही होते हैं। ठीक है, ओके। तो सामने वाले को हम कहते हैं यू। और यू माने तुम भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो। एक एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है? हिंदी में यहाँ भी फर्क होता है।
सामने वाला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और माना जाता है। मान लीजिए मम्मी से आप बात कर रहे हो तो आप कहोगे मम्मी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, अच्छी शब्द का यूज करोगे आप। तो पापा को कहोगे तो पापा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वहाँ पे अच्छे शब्द का यूज करोगे, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का फर्क हो गया ना हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। आप पापा को कहोगे यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, मम्मी को भी कहोगे यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है। तो ये हो गया यू सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है। मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं अपने आप को आई कह रहा हूँ, आपको शामिल करते हुए वी कह रहा हूँ, मैं आपको यू कह रहा हूँ, आप मुझे यू कह रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं किसी बॉय के बारे में, तो उस बॉय को हम क्या कहेंगे, हम उसको भी कहेंगे। अगर हम किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे शी। अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु एक है तो हम उसको कहेंगे एक, ठीक है। अब अगर हम एक से ज्यादा लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे। एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे, दे। एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे, दे। एक से ज्यादा पक्षी, एक से ज्यादा जानवर, ये सब क्या हो जाएंगे, दे। यानी ही, शी, इट और दे, ये हो गए थर्ड पर्सन। क्लियर। अब चलते हैं हम तीसरी बात है जी जेंडर। जेंडर यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, या न्यूटर है, ठीक है। तो पुल्लिंग है तो उसको बोलेंगे मैस्कुलिन, स्त्री है तो उसको बोलेंगे फेमिनिन, और ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, निर्जीव बोलते हैं जिसको न्यूटर, ठीक है। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। कोई एक एग्जांपल दो जो मैस्कुलिन है। क्या राम कह सकते हो, है ना, बॉय कह सकते हो, मैस्कुलिन है। और क्या आप यहाँ डॉक्टर कह सकते हो क्या, नहीं, डॉक्टर तो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर नहीं कह सकते। टीचर कह सकते हो क्या, नो, टीचर भी तो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकता है। तो मैस्कुलिन वो है जो क्लियरली पुरुष श्रेणी में आता है, दोनों में आता हो नहीं, क्लियरली पुरुष श्रेणी। इसीलिए फेमिनिन सीता और गर्ल या फिर शी, है, शी कह सकते हैं, इधर ही कह सकते हैं। मैस्कुलिन में मैं आई कह सकता हूँ क्या, मैस्कुलिन बंदा है खुद को आई ही बोलेगा, लड़की है वो भी खुद को आई बोलेगी। तो यहाँ आई पर मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैस्कुलिन के लिए भी लगता है और फेमिनिन के लिए भी लगता है, ठीक है। वी कह सकता हूँ क्या, वी भी मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं। यू भी मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है और मैं उसको कहूँगा यू ही कहूँगा, यू आर माई स्टूडेंट, ये कहूँगा ना उसको। अगर कोई लड़की खड़ी है उसको क्या कहूँगा, यू आर माई स्टूडेंट, दोनों के लिए यू का यूज। लेकिन ही और शी यहाँ फर्क है ना, ही मैस्कुलिन है, शी फेमिनिन है, और इट क्या है, न्यूटर है, इट न्यूटर है, तो न्यूटर है। और दे ये क्या है, ये तो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर भी हो सकता है। और न्यूटर के और एग्जांपल दीजिए, जैसे चेयर है ना, चेयर की न्यूटर है, लेकिन हिंदी में इसको स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, यह कुर्सी बहुत महंगी है। और पंखे को मैस्कुलिन की तरह ट्रीट किया जाएगा, यह पंखा बहुत महंगा है। अब सोचो आप अंग्रेज होते और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा होता तो आपकी बहुत लग जाती, तुम सोचता अरे ये चीज़ें भी मैस्कुलिन फेमिनिन हो रही है ना, ये चीज़ें भी मैस्कुलिन फेमिनिन हो रही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई झंझट नहीं है, सब चीज़ें एक हैं।
और एक से ज़्यादा हैं तो सब चीज़ें दे हैं। वहाँ पे कुछ बॉयज़ खड़े हैं वो भी दे, कुछ गर्ल्स खड़ी हैं वे भी दे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों हैं वे भी दे, कुछ पक्षी हैं एक से ज़्यादा होना चाहिए वे भी दे, कुछ जानवर हैं वो भी दे। ठीक है, तो यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया जी जेंडर। अब मैं आपसे कुछ सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या देखा है सब्जेक्ट के बारे में? हमने क्या क्या देखा है? नंबर देखा है, पर्सन देखा है, जेंडर देखा है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के थ्रू जो आप मेरे साथ साथ बना भी रहे हो, इस टेबल के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर का वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका इस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। क्लियर? तो सबसे पहला जो मैं गुण ले रहा हूँ सब्जेक्ट का, वो ले रहा हूँ उसका नंबर। अब मुझे बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता है? यस या नो? एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं ही इज ए बॉय, मैंने क्या यूज किया? इज, और उसी टेंस से मैं यूज करूंगा दे के साथ हाँ। मतलब हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता है। क्लियर होगी बात? यस सर। यानी यहाँ मैं गुड का निशान लगा देता हूँ, यानी हेल्पिंग वर्ब पर नंबर का फर्क पड़ता है। ये सिंगुलर था तो कुछ और आया, ये प्लूरल हो गया तो कुछ और आया। यहाँ पे कोई और टेंस से भी ले सकते हैं, वाज होता, लेकिन यहाँ क्या आता? वर होता। आप कितने ढेरों एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस बॉय इज माई सॉरी दिस बॉय वाज माई स्टूडेंट, ये लड़का मेरा विद्यार्थी था। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ these गर्ल्स, वाज लिखूं या वर लिखूं? वर, these गर्ल्स वर also my students, my students। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट का जो नंबर है उसका फर्क हेल्पिंग वर्ब पर पड़ता है। क्लियर? यस सर। अब हम देखते हैं क्या मॉडल पर नंबर का फर्क पड़ता है। मॉडल, तो मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ कि यह लड़का, ठीक है, कक्षा टॉप कर सकता है। ये एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, दिस बॉय कैन टॉप द क्लास, कैन टॉप द क्लास। और अब मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, ये लड़कियां कक्षा टॉप कर सकती हैं। These girls can top the class। अब मुझे बताइए क्या मॉडल पर नंबर का फर्क पड़ा? नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था तो भी कैन आया, प्लूरल था तो भी कैन आया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि जी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में फर्क बताओ, तो एक फर्क हम ये बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता है, जबकि मॉडल पर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स पर जो सब्जेक्ट है इसके पर्सन का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है। मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, ये भी एक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। मान लो तुम एक ही जाने को सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, और लड़का लड़का लड़का, यानी जेंडर भी सेम। अब इनके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता हूँ, आई के साथ तो एम आएगी, यू के साथ आर आएगी, डी के साथ हो जाएगा।
यानी सब्जेक्ट का जो पर्सन है, यानी वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, इसका प्रभाव हेल्पिंग वर्ब पर पड़ता है। इसी तरह हम प्लूरल ले लेते हैं, ये भी भी प्लूरल है, मान लो ये तो है ही है प्लूरल, यू मान लो एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल होगा, और दे प्लूरल है ही, ठीक है। तो पड़ा ना फर्क, ठीक है। तो यानी हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का फर्क पड़ता है। अब देखते हैं मॉडल पर पड़ता है कि नहीं। मैंने लिखना है मैं जीत सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, आई कैन विन। तुम जीत सकते हो, यू कैन विन। वह जीत सकता है, वी कैन विन। हम जीत सकते हैं, वी कैन विन। तुम तो आ ही गया वहां पर, वे जीत सकते हैं, दे कैन विन। यानी सब्जेक्ट के पर्सन का मॉडल पर फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके सामने साबित हुआ ना ये कि मॉडल पर पर्सन का फर्क नहीं पड़ता है। जब हम मॉडल यूज करते हैं, मान लीजिए हम कोई मॉडल ले रहे हैं मे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ जो सब्जेक्ट लोगे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, इसको कोई फर्क नहीं, ये मे ही रहेगा। अब रह गया लास्ट जो कि है जेंडर। हम देखते हैं कि जेंडर का हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स पर कैसे असर होता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट के जेंडर का असर पड़ता है या नहीं पड़ता? यस और नो? देख लेते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, करके देख लेते हैं। अब हमें जेंडर अलग अलग लेने हैं, ठीक है। एक लड़का है वो अपने आप को आई कह रहा है, और एक लड़की है वो भी तो अपने आप को आई कहेगी। इसके साथ में एम लगाऊंगा कि लड़की वाले आई के साथ भी क्या लगाऊंगा, एम। तो लड़का, सामने वाला लड़का, हम उसको यू कह रहे हैं तो उसके साथ आर ही लगाएंगे ना, और वो अगर लड़की होती तो उसको भी हम आर ही कहते ना। इसी तरह मान लो सीधा सीधा ही यूज करें, उसके साथ भी इज लगाएंगे, या भूतकाल लिख रहे तो आज ही लगाएंगे। और लड़की होती तो ही लिखते, उसके साथ भी क्या लिखता मैं, एज लिखता, या पुराना लिखता तो वाज। मतलब सब्जेक्ट के जेंडर का हेल्पिंग वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता ना। जेंडर क्या है, इसका असर हेल्पिंग वर्ब पर भी नहीं पड़ता। वही हेल्पिंग वर्ब लड़कों के लिए लगती हैं और वही हेल्पिंग वर्ब्स लड़कियों के लिए भी लगती है, इसलिए यहाँ बिल्कुल समानता है। क्या मॉडल पर लड़के लड़की होने का कोई फर्क पड़ता है? क्या सब्जेक्ट के जेंडर का फर्क पड़ता है? कोई भी मॉडल ले लो, माइट ले लो, आई के साथ भी माइट लगेगा, और अगर वो लड़की है, आई वो लड़की है तो उसके साथ भी माइट ही लगेगा, दैट्स क्लियर। यू के साथ भी माइट, ही के साथ भी माइट, शी के साथ भी माइट। मतलब मॉडल्स पर भी सब्जेक्ट के जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये जो हमने टेबल बनाई है, इस बात को मैं अब शब्दों में बोलने जा रहा हूँ, आप समझना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर का हेल्पिंग वर्ब और मॉडल पर पड़ने वाले प्रभाव को यूँ दिखाया जा सकता है कि सब्जेक्ट के नंबर का हेल्पिंग वर्ब पर फर्क पड़ता है, मॉडल पर कोई फर्क नहीं। सब्जेक्ट के पर्सन का हेल्पिंग वर्ब पर असर पड़ता है, जबकि मॉडल पर कोई असर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के जेंडर का हेल्पिंग वर्ब पर भी कोई असर नहीं पड़ता, और मॉडल पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे हम जब कोई सेंटेंस लिखेंगे, उससे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे,
लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट इसका क्या हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है और जी हो सकता है। इसके नंबर का हेल्पिंग वर्ब पर फर्क पड़ेगा, पर्सन का भी पड़ेगा, लेकिन जेंडर का नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल का यूज करें तो भाई चाहे कोई नंबर हो, कोई पर्सन हो, कोई जेंडर हो, मॉडल पर इसका फर्क पड़ता ही नहीं है। क्लियर? ये डिफरेंस होता है मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब में। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैं आप में से कोई एक वॉलंटियर जो खुद आकर यहाँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यही बात बोलनी है। Yes, कौन है? सबसे पहले पायल, आप बताइए, कैमरा के सामने बताइए। सब्जेक्ट के नंबर का हेल्पिंग वर्ब पर प्रभाव पड़ता है और मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट के पर्सन का हेल्पिंग वर्ब पर प्रभाव पड़ता है और मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट के जेंडर का हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको रविंद्र बताएगी, बताओ रविंद्र। कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में बात करें, सब्जेक्ट में तीन होंगे, नंबर, पर्सन एंड जेंडर। और अगर सब्जेक्ट में नंबर की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है एंड मॉडल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट में पर्सन की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है एंड मॉडल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट में जेंडर की बात करें तो उसका ना ही तो हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है और ना ही मॉडल पर कोई इफेक्ट पड़ता है। सब्जेक्ट के नंबर का हेल्पिंग वर्ब पर फर्क पड़ता है लेकिन मॉडल पर नहीं पड़ता। और सब्जेक्ट के पर्सन का हेल्पिंग वर्ब पर पड़ता है बट मॉडल पर नहीं पड़ता इफेक्ट। एंड जेंडर का ना तो हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है और ना कोशिश करोगे, गलती होगी ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? सब्जेक्ट के नंबर पर हेल्पिंग वर्ब पर प्रभाव पड़ता है, मॉडल पर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के पर्सन पर प्रभाव पड़ता है, मॉडल पर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के जेंडर पर प्रभाव नहीं पड़ता, मॉडल पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, इंग्लिश का सेंटेंस इस तरह से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम मॉडल से बना रहे हैं तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब लग रही है वहीं मॉडल लगेगी। समझ रहे हो बात? यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और कोई अन्य चीजें। ठीक है, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब है। अब हमने सब्जेक्ट का क्या असर पड़ता है वो तो हमने लिया देख। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि मॉडल हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद वर्ब कैसी होती है। ये तो सिंपल है। जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हम डू लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना? डज लिखते हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म लगती है ना? इज लिखते हैं, एम लिखते हैं, आर लिखते हैं तो फोर्थ फॉर्म लगती है, वाज लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, वर लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है। और हैज बीन लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, हैज बीन लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, शैल बी लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, और विल बी लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, और शैल हैव बी लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है, और विल हैव बी लिखते हैं तो भी फोर्थ फॉर्म लगती है। इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अपने बाद कौन सी फॉर्म लेंगी? हाँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अच्छा हेड बीन रहेगा, वेरी गुड। चलो इसमें हेड बीन और जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड बीन, लिख देता हूँ हेड बीन। इन सब के साथ फॉर्म लगती है। चलो फर्स्ट वाले और लिख लेते हैं, डू के साथ, डज के साथ, और डिड के साथ, और शैल के साथ, और विल के साथ, और इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। थर्ड देख लेते हैं, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, शैल हैव के साथ, शैल हैव के साथ, और विल हैव के साथ, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म इसमें जो है लिखेंगे।
आगे हम देखते हैं कि सब वर्ब या मॉडल, उससे पहले सब्जेक्ट लगा होता है, उसका उस पर क्या असर पड़ता है वो तो हमने देख ही लिया। अब हम देखते हैं कि जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं या मॉडल लगा रहे हैं उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी, वो किस तरह की यूज होती है। तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो कि आईएनजी वाली होती है जिसके पीछे आईएनजी लगा हो, और फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस वाली जिसमें एस या ई एस लगा होता है। जैसे गो की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, गोइंग। ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, फोर्थ, और इसकी फिफ्थ फॉर्म कैसी होगी, गोज। ये इसकी फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब हमने ये जो टेबल बनाई हुई है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए शुरुआत से चलते हैं, अपने दिमाग को इस तरह से बिठाइए। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, यू के बाद लगेगी, जस्ट के बाद लगेगी, बोलते रहिए मेरे साथ, या मॉडल लिख दिया, इट मीन्स जितने भी मॉडल्स हैं उन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसी तरह टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसी तरह सेकंड फॉर्म के साथ हमने कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स सेकंड फॉर्म कभी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती नहीं है, इसकी बढ़ती नहीं किसी के साथ, आएगी अकेले आएगी, अदरवाइज आएगी। इसी तरह थर्ड फॉर्म का बोलना किस किस के साथ यूज होता है, इसी तरह फोर्थ फॉर्म का यूज सबसे ज्यादा होता है, बोलना ये किन के साथ ओके। और लास्ट फिफ्थ फॉर्म ये किसके साथ यूज होती है, इसकी स्टोरी हुई सेकंड फॉर्म वाली है, या तो आऊंगी तो अकेले आऊंगी, नहीं किसी के साथ आऊंगी ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है उसका सब्जेक्ट के साथ कैसा संबंध है और उसका उसके पड़ोसी वर्ब के साथ कैसा संबंध है। पड़ोसियों से हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। आज का लेसन पसंद आया आपको? थैंक यू, गुड बाय।